हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 1 से लेकर 10 सितंबर तक के छत्तीसगढ़ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान समझते हुए चलिएगा। सबसे पहले नंबर पर है आपका बस्तर दशहरा बनाम ककागलूर ग्राम। बस्तर दशहरा बनाम ककागलूर ग्राम हमारे प्रदेश के बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला जो दशहरा पर्व है, इसमें किसी रावण का वध नहीं किया जाता। इसमें माता दंतेश्वरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। लगभग 600 साल पुरानी यह परंपरा है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। लगभग 75 दिनों तक इस बस्तर का दशहरा पर्व मनाया जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में बस्तर के जो दशहरा पर्व है, इसमें संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इसी ककागलूर ग्राम के कारण। देखिए, बस्तर के दशहरा में जो माता दंतेश्वरी का जो रथ यात्रा निकाला जाता है, उस रथ की जो लकड़ी है वो लाई जाती है इस ककागलूर ग्राम से। बस्तर दशहरा में जो रथ के निर्माण की लकड़ी और उस रथ को बनाए जाने के लिए जो आपका औजार उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि कुल्हाड़ी और आपका हथौड़ी, ये भी सभी आपके इस ककागलूर ग्राम से लाई हुई लकड़ी से बनाए जाते हैं। लेकिन इस ग्राम ने अभी हाल फिलहाल में बस्तर दशहरा के इस रथ निर्माण के लिए लकड़ी देने से मना कर दिया है और लकड़ियों की कटाई पर इसने प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, ध्यान समझिएगा। ये जो ककागलूर ग्राम से है, इस ककागलूर ग्राम से ठुरलू खोटला लकड़ी यानी कि रथ निर्माण की लकड़ी लाई जाती है। ये जो आपका ककागलूर ग्राम है, इस ग्राम में संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है। संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का मतलब होता है पंचायत अधिसूचित क्षेत्र विस्तार। ठीक, तो 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है। इस ककागलूर ग्राम ने एक संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। इस ककागलूर ग्राम सभा के द्वारा एक संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत इनके क्षेत्र से लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन्होंने जो है अपने क्षेत्र में लकड़ियों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया है। देखिए, ये जो ग्राम है आपका ककागलूर ग्राम, इसमें जो है संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है। तो इस ग्राम सभा के द्वारा जो भी आपका संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा, उसका प्रभाव एक कानून की तरह होगा। अगर इस क्षेत्र में अगर कोई भी आपका लकड़ी की कटाई करेगा तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि ये अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। पेशा कानून का और 5वीं अनुसूची जो इस क्षेत्र में लागू है, अपने इस अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत इनके क्षेत्र में लकड़ी की कटाई पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है। इन्होंने कुछ वाजिब कारण भी दिए हैं कि हर साल बस्तर दशहरा के दौरान यहां पर लकड़ी की कटाई की जाती है। तो बस्तर दशहरा के लिए रथ के लिए लकड़ी तो ली जाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लकड़ियों की इस क्षेत्र से तस्करी भी की जाती है। तो उस पर रोक लगाए जाने के उद्देश्य से उन्होंने यह संवैधानिक प्रस्ताव पारित किया है। देखिए, एक्चुअली जो है इतनी पुरानी जो परंपरा चलते आ रही है, उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं होगा। अभी फिलहाल समझौते के लिए बात किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आपकी 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है, उनके द्वारा अगर कोई उस ग्राम सभा के द्वारा अगर कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो उसका अपना एक संवैधानिक महत्व है। उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव जो है वो एक कानून के समान प्रभाव रखता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ककागलूर ग्राम जहां से ठुरलू खोटला लकड़ी यानी कि बस्तर के रथ निर्माण की लकड़ी लाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला ट्रिपल-P एथेनॉल प्लांट। प्रदेश का पहला ट्रिपल-P का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये जो आपका प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एथेनॉल प्लांट ये स्थापित किया जा रहा है भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम में। कबीरधाम जिले के भोरमदेव शक्कर कारखाने में आपका प्रदेश का पहला ट्रिपल-P एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। देखिए, इससे पहले भी हम कुछ एथेनॉल प्लांट का प्रस्तावित स्थान हम देख चुके हैं। कुछ जिलों में आपका एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित है, लेकिन वो वहां पर एथेनॉल का निर्माण जो है चावल से किया जाएगा। चावल से एथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन यहां पर जो है ये प्रदेश का जो आपका ट्रिपल-P एथेनॉल प्लांट है, यहां पे गन्ने से एथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, भोरमदेव शक्कर कारखाने में प्रस्तावित है, जहां पर आपके गन्ने से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। यहां पर योजना यह है कि लगभग 40,000 लीटर फ्यूल एथेनॉल का यहां पर उत्पादन किया जाएगा। देखिए, ये जो एथेनॉल है, इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तथा ये जो आपका एथेनॉल है, इसका भी एक अलग महत्व है। इस एथेनॉल के उपयोग किए जाने से वाहनों से लगभग 35% के आसपास कार्बन मोनोऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा। तो हमारे प्रदेश का पहला ट्रिपल-P मॉडल वाला या आपका प्रदेश का पहला ट्रिपल-P एथेनॉल प्लांट किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है पूछा जाए तो कबीरधाम जिले में, भोरमदेव शक्कर कारखाना कबीरधाम। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम, मछली घर।
प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम या फिर आपका मछली घर ये बनाया जा रहा है आपके बूढ़ा तालाब रायपुर में। रायपुर के बूढ़ा तालाब में प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम या प्रदेश का पहला मछली घर स्थापित किया जा रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, लगभग 10,000 वर्ग फीट एरिया में टनल के आकार में यानी कि गुफा शेप में, राउंड शेप में, तालाब में पानी के अंदर, पानी के भीतर जो है एक टनल शेप में एक गोल गुफा आकार में एक पाथ बनाया जाएगा। उस पाथ में जाते हुए आप पानी के भीतर जीवों को देख सकते हैं, जो जलीय जीव है उन्हें आप देख सकते हैं। देखिए ये जो आपके बूढ़ा तालाब में जो फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है उसमें समुद्री जीव, शार्क और ऑक्टोपस, जो आपके समुद्री जीव है, समुद्री जो मछलियां हैं, समुद्री मछलियों के साथ साथ शार्क और आपके ऑक्टोपस को भी इस बूढ़ा तालाब में लाया जाएगा। देखिए ये जो आपके बूढ़ा तालाब है, बूढ़ा तालाब में आपका खारा पानी और तापमान नियंत्रक यंत्र भी लगाया जाएगा। खारा पानी, देखिए जो समुद्री जीव है वो खारे पानी में रहते हैं, वो आपके नॉर्मल पानी में नहीं रह सकते, तो वो समुद्री जीव जो है ये खारे पानी के जीव रहते हैं। तो खारा पानी और साथ ही साथ यहाँ पे तापमान नियंत्रण यंत्र, यानी कि उस पानी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा ताकि ये जो जीव है इनकी मृत्यु ना हो। तो ये स्थापित किया जा रहा है आपके बूढ़ा तालाब में। देखिए जो रायपुर जिले का बूढ़ा तालाब है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इस बूढ़ा तालाब की स्थापना जो है लगभग 600 साल पहले कलचुरी शासकों ने, लगभग 1400 ईस्वी के आसपास कलचुरी शासकों ने इस बूढ़ा तालाब को बनाया था। लेकिन ये बूढ़ा तालाब जो है लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहा है। क्या है कि ये जो बूढ़ा तालाब है ये प्रदूषित हो रहा है, हर साल इसके साफ सफाई के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास जो है असफल हो रहा है। इसका दूसरा ऐतिहासिक महत्व यह है कि देखिए इस स्थान पर जब आपके स्वामी विवेकानंद अपने रायपुर प्रवास में आए थे तो इस तालाब के किनारे बैठ करके वो विश्राम किया करते थे, इसलिए इस तालाब का नाम बूढ़ा तालाब के साथ साथ विवेकानंद सरोवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसे जो है प्रदेश सरकार अब एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है। इसे बना रही है आपका फिश एक्वेरियम, प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, प्रदेश का पहला फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है आपके बूढ़ा तालाब रायपुर में, लगभग 10 करोड़ की लागत से यह बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क, प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क जो कि मौजूद है आपके बगौद बंजारी गांव धमतरी जिले में, बगौद बंजारी गांव धमतरी जिले में। देखिए इसका जो शिलान्यास है, इसका जो प्रस्तावित किया गया था आपके वर्ष 2018 में, अभी हाल फिलहाल में इसकी एक यूनिट बनकर के तैयार हुई है। इसमें और भी कई यूनिट बनाए जाएंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका एक यूनिट बनकर के तैयार हो चुका है। वर्ष 2018 में इसे प्रस्तावित किया गया था, इसका एक यूनिट बनकर के तैयार हो चुका है। यह प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है। फूड पार्क का मतलब क्या होता है, जो भी आपके फल और जो सब्जियां रहती है उसे प्रोसेस करके उसका अलग अलग खाद्य सामग्री बनाया जाता है। जैसे टमाटर से आपके टोमेटो केचप बनाए जाएंगे, फलों से आपके जो फ्रूट जैम्स बनाए जाते हैं। तो ऐसे जो आपके फल और सब्जियों को जो है प्रोसेस करके उसकी कई प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई जाती है, ये होता है आपका फूड पार्क। तो प्रदेश का मेगा फूड पार्क किस जिले में है पूछा जाए तो धमतरी जिले में, बगौद बंजारी ग्राम में। 2018 में इसे जो है आपके भाजपा की जब सरकार थी तो उसके मुख्यमंत्री थे आपके डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। ध्यान दीजिएगा, यह प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क और देश का दूसरा मेगा फूड पार्क है। हमारे इस प्रदेश का, इस छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है और भारत का दूसरा मेगा फूड पार्क है। देखिए भारत का जो आपका पहला मेगा फूड पार्क है ये स्थित है आपके मोगिली गांव, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले के मोगिली ग्राम में आपका वर्ष 2012 में देश का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था। उसके बाद अभी हमारे प्रदेश का दूसरा मेगा फूड पार्क, हमारे प्रदेश का पहला और देश का दूसरा मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ है आपके बगौद बंजारी ग्राम धमतरी जिले में। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक रैंकिंग जारी की गई है। इसे कहा जाता है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसे हिंदी में कहा जाता है आपका कारोबार सुगमता सूचकांक। कारोबार सुगमता सूचकांक नाम से ही स्पष्ट है। देखिए इसमें जो है भारत के जितने भी आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य एक रैंकिंग जारी की गई है। नाम से ही स्पष्ट है कारोबार सुगमता, यानी कि एक कारोबार को स्थापित होने के लिए कितनी सुगमता से फैसिलिटी जो है राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई एक उद्योग हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में स्थापित हो रहा है तो कितने सरल तरीके से अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। यानी कि प्रदेश सरकार द्वारा उस उद्योग को स्थापित किए जाने के लिए क्या क्या बेनिफिट्स उसे प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे टैक्स में छूट हो गया, विद्युत शुल्क में छूट हो गए, उसके अलावा जो उनका जो प्रोसेसिंग चार्ज है उसमें कुछ रियायतें दी जाती है। तो एक उद्योग किसी राज्य में कितनी सरलता से स्थापित हो सकता है, उस आधार पर यह रैंकिंग
रैंकिंग स्थापित की गई है। और देखिए ये जो रैंकिंग है, ये इस रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के मध्य आपके प्रतिस्पर्धा जो है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिए जाने के लिए ये रैंकिंग हर साल लाई जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। पहले टॉप 3 का नाम याद रखिएगा। पहले स्थान पर है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है आपका तेलंगाना। जबकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में 6वें स्थान पर है। यह प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यानी कि कारोबार सुगमता सूचकांक, हिंदी में भी इसका नाम याद रखिएगा, कई बार हिंदी में दे देता है। कारोबार सुगमता सूचकांक की इस रैंकिंग में हमारा छत्तीसगढ़ देश में 6वें स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ राज्य शौर्य पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य शौर्य पुरस्कार ये प्रदान किया जाएगा हमारे प्रदेश के पुलिस विभाग के द्वारा। प्रदेश के पुलिस विभाग के द्वारा पहली बार पुलिस कर्मचारियों को यह शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। देखिए, वीरतापूर्ण कार्य, अपराध नियंत्रण, नक्सल उन्मूलन, कानून व्यवस्था नियंत्रण में असाधारण कार्य करने वाले पुलिस कर्मचारियों को यह शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। देखिए, ये जो शौर्य पुरस्कार है इसकी ये प्रदान किया जाएगा आपके 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर पुलिस कर्मचारी जिन्होंने असाधारण कार्य किए हैं इन क्षेत्रों में, तो उन पुलिस कर्मचारियों को शौर्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा पहली बार। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पोषण माह। राष्ट्रीय पोषण माह ये जो आपका सितंबर का जो महीना चल रहा है, इस सितंबर के महीने को पूरे देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में इस सितंबर के माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक, हाल फिलहाल में जो है या फिर हमारे देश में राष्ट्रीय पोषण किस महीने में मनाया गया पूछा जाए तो सितंबर माह में मनाया गया आपका राष्ट्रीय पोषण माह। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण में कमी लाना, बच्चों में जो आपके कुपोषण का स्तर है उस कुपोषण के स्तर में कमी लाना। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन, सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन अवधारणा के साथ, इस अवधारणा को याद रखना, सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन अवधारणा के साथ कुपोषण मुक्ति के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इस सितंबर माह में मनाया जा रहा जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सही पोषण छत्तीसगढ़ रोशन अवधारणा के साथ कुपोषण मुक्ति के लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस अवधारणा को थोड़ा सा याद रखिए। नेक्स्ट है आपका रैजा कर्मा। रैजा कर्मा पर्व, ये जो रैजा कर्मा पर्व है ये आपके उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल में मनाया जाता है। उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल यानी कि जो आपका सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल में मनाया जाता है आपका रैजा कर्मा पर्व। ये आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व है जो कि भाद्र के महीने में मनाया जाता है। भाद्र के महीने में भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है आपका रैजा कर्मा पर्व। देखिए, इस दिन क्या है, आपके कर्मा वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। कर्मा वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और इस दिन बहनें जो है भाई के प्यार को बनाए रखने के लिए उनके लिए व्रत रखती है। देखिए, जो कर्मा पर्व है, इस कर्मा पर्व यानी कि रैजा कर्मा पर्व के दिन जो आपके आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है आपका रैजा कर्मा पर्व, इस पर्व में बहनें जो है अपने भाई के प्यार को बनाए रखने के लिए व्रत रखती है, कर्मा व्रत। ठीक, इस दिन जो है आपके कर्मा वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है और कर्मा गीत गाया जाता है। हमारे प्रदेश में जो आपके आदिवासी है, जो आपके वन अंचल क्षेत्र में रहने वाले जो आपके आदिवासी जो है, उनके द्वारा कर्मा पर्व 2 बार मनाया जाता है। साल में 2 बार कर्मा पर्व मनाया जाता है। एक है आपके भाद्र पक्ष में जिसे रैजा कर्मा कहा जाता है और दूसरा है आपका कुवार के माह में जिसे दसई कर्मा कहा जाता है। दोनों का नाम याद रखिएगा। देखिए, जो रैजा कर्मा है, रैजा कर्मा पर्व उत्तर छत्तीसगढ़ में यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ अंचल यानी कि सरगुजा संभाग में मनाया जाता है। रैजा कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? भाद्र के महीने में। दूसरा है आपका दसई कर्मा, दसई कर्मा जो कि कुवार के माह में मनाया जाता है, कुवार पूर्णिमा के दिन। याद रखना है, इनके तिथि को भी याद रखना है, कई बार स्पेसिफाई करके पूछ देगा। तो रैजा कर्मा भाद्र पक्ष, जबकि दसई कर्मा कुवार पक्ष के समय मनाया जाता है। ठीक,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लिंगई माता मंदिर। लिंगई माता मंदिर जो कि स्थित है आपका आलोर की गुफा, कोंडागांव, कोंडागांव जिले के केशकाल फरसगांव वाले क्षेत्र में मौजूद है आपका आलोर की पहाड़ी। इस आलोर की पहाड़ी में ही है आपका आलोर गुफा। इस आलोर गुफा में मौजूद है आपका लिंगई माता मंदिर या लिंगेश्वरी माता मंदिर, लिंगई माता मंदिर या लिंगेश्वरी माता मंदिर। देखिए, ये जो आपका आलोर की गुफा में जो मौजूद आपका लिंगई माता मंदिर या लिंगेश्वरी माता मंदिर है, इस मंदिर में एक शिवलिंग है। ध्यान समझिएगा, इस मंदिर में जो है एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग का जो है स्त्री स्वरूप के रूप में, भगवान शिव का स्त्री स्वरूप के रूप में उनकी पूजा की जाती है। एक्चुअली में जो आपका शिवलिंग वहां पे मौजूद है, उस शिवलिंग को शिव और शक्ति के स्वरूप के रूप में देखा जाता है। शिव यानी कि भगवान शिव, शक्ति यानी कि माता पार्वती। उस शिवलिंग की पूजा शिव और शक्ति के स्वरूप के रूप में की जाती है। इसीलिए इस मंदिर का नाम रखा गया है आपका लिंगई माता या लिंगेश्वरी, क्योंकि भगवान शिव का शिवलिंग और आपका माता, तो इसलिए लिंगई माता या आपका लिंगेश्वरी माता के नाम से इसे जाना जाता है। देखिए, ये जो आपका लिंगई माता मंदिर है, ये साल में केवल एक दिन 12 घंटे के लिए इस गुफा को खोला जाता है। साल में एक दिन, भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी के बाद पड़ने वाले पहले बुधवार के दिन इस गुफा को खोला जाता है। मात्र एक दिन के लिए, साल में मात्र एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए यह गुफा खोला जाता है और पूजा अर्चना के बाद जो है इस गुफा को फिर से 1 साल के लिए बंद कर दिया जाता है। देखिए, इस गुफा की जो है या आपके लिंगई माता मंदिर है, इसकी मान्यता है यहां पर जो आपके निसंतान दंपत्ति है वो संतान की कामना के लिए पहुंचते हैं। निसंतान दंपत्ति यानी कि पति पत्नी जिनकी कोई संतान नहीं है, तो यहां पर मान्यता है कि यहां पर आकर के इस लिंगेश्वरी माता के दर्शन करके यहां पे खीरे का प्रसाद चढ़ाने पर जो है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। साल में केवल एक दिन खुलने वाला यह गुफा है आपका आलोर गुफा। कई प्रश्न बन सकते हैं, लिंगई माता का मंदिर किस जिले में है? कोंडागांव जिले में। आलोर गुफा किस जिले में है? कोंडागांव जिले में। आलोर की पहाड़ी किस जिले में है? कोंडागांव जिले में। बहुत से प्रश्न बन सकते हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट है आपका धमना नदी। ये कोई करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, ये छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वाला टॉपिक है। देखिए, धमना नदी जिसका उद्गम होता है आपके कांदावनी की पहाड़ी से मैकाल श्रेणी। ये जो आपकी कांदावनी की पहाड़ी है वो इसी मैकाल श्रेणी का ही पार्ट है। इस कांदावनी की पहाड़ी से आपकी धमना नदी का उद्गम होता है, जो जाकर के विसर्जित होती है आपके हाफ नदी में। देखिए, हाफ नदी का उद्गम भी आपके कांदावनी की पहाड़ी से है और आपके धमना नदी का उद्गम भी कांदावनी की पहाड़ी से है। प्रश्न पूछ सकता है कि आपकी धमना नदी किसकी सहायक नदी है? तो हाफ नदी की, जबकि हाफ नदी सहायक नदी है आपके शिवनाथ नदी की। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर, NSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हाल फिलहाल में जब आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, 8 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, तब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा एक साक्षरता दर की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। लिटरेसी रेट, भारत की साक्षरता दर की रिपोर्ट जारी की गई थी। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस NSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो आपका लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर है वो है आपके 77.7%। 77.7% भारत की साक्षरता दर है। ठीक, अब ये जो रिपोर्ट आई है अभी हाल फिलहाल में NSO की, देखिए NSO की जो आपकी रिपोर्ट है ये 2020 की रिपोर्ट है। ठीक, NSO की 2020 की रिपोर्ट के आधार पर भारत की जो आपकी साक्षरता दर है, भारत की साक्षरता दर 8 सितंबर 2020 तक की स्थिति में वो है आपका 77.7%। देखिए, इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक शिक्षित राज्य है आपका केरल जहां पे लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर है आपका 96.2%। सेकंड नंबर पर है दिल्ली जहां पर लिटरेसी रेट है 88.7% और थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड जहां पे लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर है आपका 87.6% यानी कि 87.6%। जबकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है, हमारे इस छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है आपका 77.3%। हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता दर है आपका 77.3%। देखिए, इस 77.3% में आपका ये है आपके पुरुष और एक है आपकी महिला, मेल फीमेल। पुरुष वर्ग में जो साक्षरता दर है वो है आपका 85.4%। पुरुष वर्ग में जो साक्षरता दर है वो है आपका 85.4 यानी कि 85.4%। जबकि महिला वर्ग में जो आपका साक्षरता दर है वो है आपका 68.7% यानी कि 68.7%। ठीक, इतने को याद रखिए। नेक्स्ट है आपका आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग। अभी हाल फिलहाल में
नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की कुछ डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, इस आकांक्षी जिले के बारे में हम इकोनॉमिक सर्वे में काफी देख चुके हैं। आकांक्षी जिला क्या होता है? ऐसे जिले जिनके पास विकास करने के उपयुक्त संसाधन मौजूद है, उसके बावजूद भी वो जिले काफी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे जिले जिनके पास विकास करने के लिए उपयुक्त संसाधन मौजूद है लेकिन फिर भी वो जिले पिछड़े हुए हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला जो कि एक आकांक्षी जिला है, इस दंतेवाड़ा जिले में विकास के उपयुक्त संसाधन यानी कि जो आपकी जैसे बैलाडीला की पहाड़ी जहां पे आयरन ओर का माइंस है, जो कि हमारे प्रदेश सरकार को राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा देता है, इसके बावजूद भी ये दंतेवाड़ा जिला पिछड़ा हुआ है। तो ऐसे जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है और इनके जो है विकास, इनके विकास को हर साल जो है नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग जारी करके इनके विकास को नापती है, इनका जो है एक रैंकिंग इनका जारी करती है। देखिए, हमारे प्रदेश में इस आकांक्षी जिले के अंतर्गत टोटल 10 जिले शामिल है। एक तो बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले यानी कि आपका कांकेर हो गया, कोंडागांव हो गया, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये 7 जिले। इसके अलावा राजनांदगांव, महासमुंद और कोरबा, तो टोटल 10 जिले इस आकांक्षी जिले के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए, तो जो केंद्र सरकार की जो आपके आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, उसकी डेल्टा रैंकिंग में आपकी जुलाई 2020 तक की स्थिति में, यानी कि एक साल का डेल्टा रैंकिंग निकाला गया है, तो जुलाई 2020 तक की स्थिति में स्वास्थ्य एवं पोषण यानी कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण के मामले में दंतेवाड़ा जिला देश में पहले स्थान पर है। दंतेवाड़ा जिला देश में पहले स्थान पर है, जबकि कृषि एवं जल संसाधन यानी कि आपका एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जो आपका कोरबा जिला है वो देश में दूसरे स्थान पर है। कोरबा जिला आकांक्षी जिलों में आपके देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये दोनों को थोड़ा याद रखिएगा और क्या पूछ रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य एवं पोषण में दंतेवाड़ा देश में पहला, जबकि कृषि एवं जल संसाधन में आपका कोरबा जिला देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कुछ वन लाइनर है। एक है आपका राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड। राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड या इसे ही कहा जाता है आपका ग्लोबल टीचर अवार्ड। तो राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित की गई है आपकी रजनी शर्मा। रायपुर जिले की एक टीचर है रजनी शर्मा, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मीडियम जू का दर्जा, जो आपके बिलासपुर जिले में जो आपके बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत आता है आपका कानन पेंडारी जू, जिसे मीडियम जू का दर्जा दिया गया है। कानन पेंडारी जिसमें आपके 650 से अधिक आपके वन्य प्राणी मौजूद है, 650 से अधिक यहाँ पे वन्य प्राणी मौजूद है, जिसे मिनी जू का दर्जा मिला हुआ है। अभी हाल फिलहाल में इस मिनी जू को मीडियम जू बनाए जाने का आदेश दे दिया गया है। जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस कानन पेंडारी मिनी जू को मीडियम जू बनाने का दर्जा या इसे मीडियम जू बनाने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट है आपके असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। हमारे प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में भारत सरकार के द्वारा असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की गई है, जिनका नाम है आपका रमाकांत मिश्रा, जो कि हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रह करके केंद्र सरकार की पैरवी करेंगे। ठीक है, जैसे कि जीएसटी से संबंधित मुद्दे हो गए, आपके आयकर से संबंधित मुद्दे हो गए, तो केंद्र सरकार के वकील के तौर पर हमारे इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रह करके केंद्र सरकार की पैरवी करेंगे, जिनका नाम है आपका रमाकांत वर्मा, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल रमाकांत वर्मा। नेक्स्ट है आपकी मछली फंसाने का फंदा। देखिए, हमारे अभी जैसे आपका बरसात का जो मौसम है, तो बरसात के मौसम में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में मछली को पकड़ने के लिए जो आपके नदी में मछली को पकड़ने के लिए एक चोरिया का यूज किया जाता है। चोरिया जो कि बांस का बना हुआ एक उपकरण रहता है, एक ठोक आपके सिलेंड्रिकल शेप में यानी कि बेलनाकार आकृति में रहता है, बांस का बना हुआ या लकड़ियों का बना हुआ एक राउंड शेप का रहता है, जिससे मछली को जो है उसमें फंसाया जाता है। ये कोई आपका करंट का टॉपिक नहीं है, एक जनरल स्टडी का टॉपिक है। इसका हो सकता है प्रश्न पूछा जाएगा कि चोरिया क्या है, तो चोरिया जो है एक मछली फंसाने का एक फंदा है। ठीक, मछली फंसाने का फंदा है आपका चोरिया। तो आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।